तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। हम एक ऐसे वायरल नैरेटिव को डिकोड करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। आपने शायद सुना हो, सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में पश्चिम बंगाल के मौजूदा बदलावों को एक बहुत ही बड़े, लगभग 800 साल पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शिफ्ट के रूप में पेश किया जा रहा है। अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम विशुद्ध रूप से एकदम निष्पक्ष होकर उन दावों और उस हिस्टोरिकल टाइमलाइन को समझेंगे जो इस पूरे नैरेटिव का बेस है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं आज की हमारी राजनीति को शेप देती हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप क्या होगा। हम शुरू करेंगे इस वायरल राजनीतिक दावे से, फिर समझेंगे ये 800 साल की टाइमलाइन का गणित क्या है। उसके बाद बंगाल में राष्ट्रवाद की जड़ें, राजनीतिक हिंदुत्व का जन्म और आखिर में इस आधुनिक राजनीतिक बदलाव का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक वायरल दावा और आधुनिक बंगाल में आपस में टकराते हुए नैरेटिव। आज के आधुनिक बंगाल में आपको दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हुई दिखेंगी। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उग्र राष्ट्रवाद के बजाय एकता और मानवतावाद पर अपना पूरा जोर दे रही हैं। उनका साफ मैसेज है कि मानवता ही सबसे ऊपर है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, इसके ठीक विपरीत सोशल मीडिया पर एक दावा आग की तरफ फैलता है। 822 साल बाद बंगाल को फिर से एक हिंदू शासक मिला है। हमारा आज का सोर्स इसी तीखे विरोधाभास पर टिका है। ये दावा सीधे तौर पर इस बात को स्थापित करने की कोशिश करता है कि बंगाल में आज एक बहुत गहरी वैचारिक लड़ाई चल रही है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। ये 800 साल या सटीक कहूँ तो 822 साल का जो नंबर है, इसका आखिर गणित क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये 822 साल का आंकड़ा आखिर आया कहां से, राइट? सोर्स के मुताबिक ये पूरी गिनती 12वीं सदी के अंत से शुरू होती है। 1178 से 1206 के बीच बंगाल में लक्ष्मण सेन का शासन था। फिर आता है साल 1204, जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है और असल में सोर्स के अनुसार यहीं से सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद सदियों तक सत्ता सल्तनत काल, फिर 1576 से 1757 तक मुगलों और नवाबों के हाथों में रही और फिर 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का दौर आ गया। तो सोर्स इस पूरी क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ ये साबित करने के लिए करता है कि 1204 के बाद से लेकर अब तक बंगाल की गद्दी पर कोई हिंदू शासक नहीं बैठा। इस पूरे गणित के सेंटर में एक ही नाम है, राजा लक्ष्मण सेन। इस नैरेटिव में उन्हें सेन राजवंश और बंगाल के अंतिम हिंदू राजा के रूप में हाईलाइट किया गया है। और उनका राज कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि उड़ीसा, बिहार से लेकर वाराणसी तक फैला एक विशाल साम्राज्य था। सोर्स यहाँ एक बहुत ही नाटकीय ऐतिहासिक घटना का जिक्र करता है। वो बताते हैं कि कैसे बख्तियार खिलजी के सैनिक घोड़ों के व्यापारी बनकर भेष बदलकर महल में घुसे और पूरे सेन साम्राज्य को उखाड़ फेंका। यह घटना इस 800 साल के कथित राजनैतिक वनवास की शुरुआत को सेट करती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, बंगाल में राष्ट्रवाद की जड़ें और ये कैसे सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु बना। ये सोर्स बंगाल को महज एक स्टेट नहीं मानता, बल्कि इसे भारतीय राष्ट्रवाद की असली जन्मस्थली कहता है। यहाँ 4 बहुत ही प्रतिष्ठित हस्तियों का खासतौर पर जिक्र किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हमारे राष्ट्रगान का आध्यात्मिक रचयिता बताया गया है। बंकिम चंद्र, जिन्होंने 1875 में वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना की। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आधुनिक आध्यात्मिक क्रांति का पितामह माना गया। और सुभाष चंद्र बोस, जो विवेकानंद जी के विचारों से बहुत गहराई से प्रभावित थे। सोर्स का मुख्य तर्क ये है कि इन सभी महान लोगों ने सनातन आध्यात्म और प्रखर राष्ट्रवाद को मिलाकर एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने पूरे भारत को दिशा दी। इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल त्रिकोण यानी ट्रायड उभर कर आता है, समृद्धि, सनातन और राष्ट्रवाद। सोर्स का दावा है कि बंगाल में इन तीनों का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार हो गया था जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। बात सिर्फ पैसे या धन दौलत की नहीं थी। जब बंगाल की गहरी सनातन जड़ों के साथ वहाँ का प्रखर राष्ट्रवाद मिला तो ब्रिटिश साम्राज्य सच में घबरा गया। इस नैरेटिव के अनुसार अंग्रेजों को लगा कि ये मिश्रण उनके शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है और यही वो असली वजह थी कि उन्होंने आनन फानन में अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर ली। अब इस पूरे ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट को आज के समय से जोड़ते हुए सोर्स एक बहुत ही अहम बात कहता है। उनका दावा है कि आज वंदे मातरम को वो सच्चा सम्मान वापस मिल रहा है जिसका वो हमेशा से हकदार था, और तो और नए कानूनों के जरिए इसके अपमान को अब दंडनीय अपराध बना दिया गया है। सोर्स का तर्क है कि जहां पिछली कई सरकारों ने इन राष्ट्रवादी प्रतीकों को इग्नोर किया, वहीं वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व बंगाल के इन मूल प्रतीकों और सनातन संस्कृति के गौरव को बहुत ही एक्टिव तरीके से फिर से बहाल कर रहा है। चलिए अब भाग 4 पर नजर डालते हैं, राजनीतिक हिंदुत्व का जन्म और कैसे ये विचारधारा असल में कलकत्ता में ही गढ़ी गई। अक्सर एक आम धारणा सुनने को मिलती है कि जो विचारधारा आज सत्ता में है वो बंगाल के लिए बाहरी है, लेकिन ये सोर्स इस बात को सिरे से खारिज करता है। इसके लिए वो 2 बहुत ही स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट्स का सहारा लेते हैं। पहला, दिसंबर 1939 में कोलकाता में हुआ हिंदू महासभा का 21वां अधिवेशन, जहां वीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक मंच पर आए। और दूसरा, 1950 में कोलकाता में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी और MS गोलवलकर की ऐतिहासिक मुलाकात। सोर्स कहता है कि इसी मुलाकात ने भारतीय जनसंघ यानी आज की भाजपा की वैचारिक नींव रखी थी। तो बेसिकली उनका पॉइंट ये है कि आधुनिक राजनीतिक हिंदुत्व कोई बाहर से आई चीज नहीं है, इसकी असली जड़ें कोलकाता की मिट्टी में ही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 9। ये एक छोटा सा नंबर अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है।
सोर्स इस बात को बहुत हाईलाइट करता है कि आजादी के बाद के इन 8 दशकों में जहां भारत के बाकी राज्यों ने पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बदल दिए, वहीं पश्चिम बंगाल में अब तक सिर्फ 9 मुख्यमंत्री ही हुए हैं। इस आंकड़े का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जा रहा है कि राज्य में दशकों से राजनीतिक स्थिरता नहीं बल्कि एक तरह का ठहराव या स्टैग्नेशन रहा है। और सोर्स का मानना है कि इसी लंबे ठहराव को तोड़ने के लिए एक बहुत ही भारी बदलाव की दरकार थी। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आधुनिक राजनीतिक बदलाव। तो अब हम आज के दौर में हैं, जो इस पूरे नैरेटिव का क्लाइमैक्स है। सोर्स प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक गठबंधन को सिर्फ कोई आम चुनावी घटना नहीं मानता, इसके बजाय इसे दशकों से चले आ रहे एक वामपंथी उदारवादी स्पेल या प्रभाव को तोड़ने वाली एक युग परिवर्तक घटना की तरफ फ्रेम किया गया है। सोर्स का सीधा दावा है कि इतिहास का वो 800 साल पुराना चक्र जो 1204 में राजा लक्ष्मण सेन के पतन के साथ टूटा था, वो अब जाके पूरा हुआ है और बंगाल वापस अपनी सनातन जड़ों और राष्ट्रवाद की ओर लौट आया है। अपने इस डोमेस्टिक नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए सोर्स एक बाहरी ग्लोबल वैलिडेशन का भी इस्तेमाल करता है। वे द वॉशिंगटन पोस्ट में छपे ब्रह्मा चेलानी के एक लेख का हवाला देते हैं। इस कोड के मुताबिक मानव इतिहास में किसी भी अन्य राजनेता की तुलना में मोदी के पक्ष में सबसे अधिक वोट डाले गए हैं। सोर्स इस बात का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करता है कि बंगाल में जो ये वैचारिक और राजनीतिक बदलाव आ रहा है ना, ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि ये भारत के उस ग्लोबल राइज का हिस्सा है जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे ये सोर्स 12वीं शताब्दी के राजा लक्ष्मण सेन से लेकर आज के राजनीतिक परिदृश्य तक की एक पूरी कड़ी जोड़ता है। ये नैरेटिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और स्पष्ट रूप से ध्रुवीकरण करने वाला भी। लेकिन जाते जाते जो सबसे बड़ा सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है, इतिहास का ये नैरेटिव भविष्य में बंगाल की राजनीतिक पहचान को किस दिशा में लेकर जाएगा? क्या हम इतिहास की एक नई समझ की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये नए वैचारिक टकरावों का कारण बनेगा? इस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी और ऐसे ही उलझे हुए विषय को डिकोड करने के लिए।